तो आज हम अपनी फोर्थ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ईएसआई कोर्स की, जिसमें हम ईएसआई के कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी करेंगे। तो हमने जो अब तक डिस्कस किया, मैं आपको एक बार दिखाया था हमने क्या क्या डिस्कस किया है। ये सारे नोट्स, ये सब हमने डिस्कस किया। हमने पूरा ईएसआई में लगभग आधे से ज्यादा हमने कवर कर लिया है कि ईएसआई किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ईएसआई के रेट क्या होते हैं, ईएसआई के डैमेज क्या होते हैं, डैमेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंड ईएसआई को रेगुलेट कौन करता है, और जो रेगुलेटरी बॉडी बॉडी होती है उसमें कौन कौन से मेंबर इंक्लूड होते हैं। और फिर अगर ईएसआई के कोई कोई डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की वजह से, तो वो सारे मैटर कहाँ जाते हैं। वो एक ईएसआई कोड होता है जहाँ पे सारे मैटर सॉल्व सॉल्व होते हैं, जहाँ से किसी एम्प्लॉय या किसी इंश्योर्ड पर्सन को रेमेडी मिलती है। फिर हमने फिर हमने देखा कि ये सारे मैटर होते हैं जो ईएसआई कोड जाते हैं। देन हमने उसके बाद देखा था। हाँ, तो आज हमने ये डिस्कस कर लिया है कि ईएसआई क्या होता है, ईएसआई की रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है, और ईएसआई के रेट क्या होते हैं, कैसे कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सैलरी शीट कैसे बनाते हैं ईएसआई के लिए, सैलरी शीट के सैलरी शीट में फॉर्मूले वगैरह कैसे लगाते हैं, कैसे कंडीशन क्रिएट की जाती है। तो वो सब हमने एक लास्ट क्लास में देखा था। तो आज हम बेसिकली अपना वो देखेंगे कि ईएसआई का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए एक्चुअली आज ना ईएसआई का प्रोडक्ट चल नहीं रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, तो रजिस्ट्रेशन का ओवरव्यू में कोशिश करूंगा दिखाने की, अगर हो जाए तो। वरना अगर नहीं होगा तो हम आपको डिस्कस करेंगे कि ईएसआई के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं ईएसआई के लिए। कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी ईएसआई में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। पहली बात तो, अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो ना, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ऊपर ईएसआई एप्लीकेबल है या नहीं, वो देखना पड़ेगा आपको। तो आपको देखना पड़ेगा कि ईएसआई आपके ऊपर एप्लीकेबल है भी या नहीं। तो अगर आपकी किसी फैक्ट्री में या किसी रेस्टोरेंट में, किसी शॉप में, डजेंट मैटर, अगर आपके एम्प्लॉय 10 या 10 से ज्यादा हैं, और ये लिमिट मुंबई के लिए 20 है। अगर कोई कोई पर्टिकुलर कंपनी जो मुंबई में सिचुएटेड है, जो मुंबई में बिजनेस को ऑपरेट कर रही है, अगर उसमें एम्प्लॉय 20 के ऊपर जा रहे हैं, तो वहां पर ईएसआई की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। और अपार्ट फ्रॉम मुंबई, मुंबई के अलावा जितने भी स्टेट है सबके लिए ये लिमिट 20 ना है। 20 20 की जगह 10 है। तो अगर किसी स्टेट में 10 से ज्यादा मेंबर हैं किसी कंपनी में, तो उसके ऊपर ईएसआई के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे ईएसआई में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है रजिस्ट्रेशन। अगर आपने किसी और लॉ में रजिस्टर करवा रखा है अपनी फैक्ट्री को, तो वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। अगर आपने अपने अपने इस्टेब्लिशमेंट को शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर करवा रखा है, और अगर उसको आपने फैक्ट्री एक्ट में भी रजिस्टर करवा रखा है, तो उसका सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा पैन कार्ड। इफ कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड चाहिए। कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड चाहिए होगा। अगर कोई कोई प्रोप्राइटर कर रहा है तो प्रोप्राइटर का पैन कार्ड चाहिए। एलएलपी, ऐसे ही एलएलपी है और पार्टनरशिप फर्म है, तो हर किसी एक, क्योंकि इंडिविजुअल और बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो जिसका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसका पैन कार्ड चाहिए होगा। फिर थर्ड बात आते हैं, अगर कंपनी है, एलएलपी है और ओपीसी है, डजेंट मैटर, अगर वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है या फिर एलएलपी एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए। फिर चौथा आएगा आपका जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए। फिर पांचवा आएगा आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट बिजनेस एंटिटी की चाहिए, यानी कि अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो कंपनी की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। एलएलपी का हो रहा है तो एलएलपी की, अगर कोई प्रोप्राइटर है तो उस प्रोप्राइटर की चाहिए।
फिर छठा आएगा अगर किसी क्या होता है कि ईएसआई के लिए ना एक कंपनी या एक प्रोप्राइटरशिप फर्म को एक ना उसमें बताया गया कि एक ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट करना पड़ता है। अगर कोई ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट किया जा रहा है तो उसके लिए उसके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके फोटोज चाहिए होंगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा। ये सब चाहिए होगा ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए। फिर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि आपकी फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज की पूरी एक लिस्ट चाहिए होगी। और ये लिस्ट जो चाहिए होगी ना, ये अलोंग विद सैलरी डिटेल। सैलरी डिटेल चाहिए, यानी कि पूरी सैलरी शीट ही चाहिए एक तरह से, जितने जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उन सबकी। फिर अगर आठवां होगा आपका, अगर कंपनी है तो एमओए चाहिए और एओ चाहिए कंपनी का, क्योंकि एमओए एओए अपलोड करना पड़ता है। और अगर ये पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड चाहिए। पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप डीड चाहिए, कंपनी के केस में एमओए एओ चाहिए। फिर जो ऑथराइज सिग्नेटरी होगा आपका, ऑथराइज सिग्नेटरी का आपको डीएससी चाहिए। डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये एक टोकन होता है, उस टोकन में साइन होते हैं जो कि चाहिए होंगे। जिसको भी आप ऑथराइज सिग्नेटरी बनाएंगे उसके डीएससी से ही वो ईएसआई का रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड होगा, उसके डीएससी लगाए जाएंगे उसमें। फिर फोटोग्राफ, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसके 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 फोटोज भी चाहिए होंगे। फिर 11 12 12 नंबर पर आ जाएगा आपका ऑफिस या फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऑफिस का या जो फैक्ट्री है जहां पर भी वो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, यानी कि वो जगह जहां पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस जगह का आपको एक वो चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर ये रेंटेड होगी ना तो उस केस में आपको एनओसी फ्रॉम ऑनर, ऑनर से एनओसी भी लेनी पड़ेगी। एनओसी अलाउ वो अपलोड करनी पड़ेगी पड़ेगी बिजली के बिल के साथ में। प्लस रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो अगर आपकी ऑन प्रॉपर्टी है तो चल जाएगा, वो खाली बिजली का बिल अपलोड अपलोड कर दो और ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट कर देना अपलोड, उसमें चल जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए, एनओसी भी चाहिए और उसका बिजली का बिल भी चाहिए। तो आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके जब आप ईएसआई का रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे ना, तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी करवा के सेल्फ अटेस्ट करवा के आपको पीडीएफ बना के रखनी है, ये बिकॉज ये पीडीएफ अपलोड की जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ पोर्टल का कि ये साइट में लॉगिन कैसे करते हैं। एक्चुअली करना तो रजिस्ट्रेशन था, बट रजिस्ट्रेशन को नेक्स्ट क्लास में पोस्टपोन कर दिया बिकॉज साइट नहीं चल रही है इसमें। साइट में चले हो ही नहीं रहा रजिस्ट्रेशन, मैंने 2 3 बार ट्राई कर लिया बट चल नहीं रहा है। तो हम रजिस्ट्रेशन के पार्ट को नेक्स्ट क्लास में लेके जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईएसआई का रजिस्ट्रेशन करना इज नॉट अ स्मॉल डील। क्योंकि पता ही नहीं होता कि कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत बंदे कंफ्यूज रहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, ईएसआई के लिए। तो ईएसआई की रजिस्ट्रेशन को मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, ताकि अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। अभी साइट नहीं चल रही है, बार बार बफर हो रही है, फिर आपको भी डाउट रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में ईएसआई का एक फ्लैश रजिस्ट्रेशन लेके आऊंगा, जो मैं आपको पूरा लाइव करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है, बस ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊंगा जब मैं ईएसआई का रजिस्ट्रेशन करूंगा ना, तो मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रेडी रखूंगा, उन सबकी पीडीएफ दिखाऊंगा कैसे कैसे अपलोड करनी है। ठीक है।
एक बार जो मैंने लास्ट क्लास में जो सैलरी शीट डिस्कस की थी ना, एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे हमने जो लास्ट क्लास का जो किया था, और उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी पॉइंट थे उसमें कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा रिवाइज कर लें उसको। उसके बाद हम 15-20 मिनट का एक उसका ओवरव्यू देखेंगे पोर्टल का, देन वाइंड अप करेंगे। तो जो लास्ट क्लास में हमने देखा था, ये नहीं है एक्चुअली, ये भी मेन शीट है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अभी। हाँ ये भी। तो ये जो शीट थी ना, ये बहुत ज्यादा मेन, इसमें जो मेन मेन टॉपिक यही बताए गए थे कि ये सही की एप्लीकेबिलिटी कैसे आएगी, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब मैं बता देता हूँ वहाँ पे आपको। जो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि अगर कोई एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 21,000 से कम है, उसके ऊपर ये सही के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। और तो जो जो एलिजिबिलिटी है, किसी अगर किसी एम्प्लॉयर की आपको चेक करनी है एलिजिबिलिटी कि वो ईएसआई में कवर हो रहा है कि नहीं, तो आपको उसकी फिक्स ग्रॉस देखनी है। फिक्स ग्रॉस। अगर आपने उसकी सैलरी ज्वाइनिंग के टाइम 21,000 से ज्यादा उसको डिस्क्राइब कर दी, या उसको बता दें कि आपकी सैलरी 21 से ऊपर है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। अगर उसकी सैलरी सारे कंपोनेंट को मिला के अगर आपने उसको डिस्क्राइब की 21 से कम, तो 21 या 21 से कम, तो वो एप्लीकेबल रहेगा ईएसआई के लिए। आप उसकी सैलरी से ईएसआई काटोगे, देन आप अपनी पॉकेट से भी पे करोगे। देन हमने देखा था कि ओवर टाइम के ऊपर भी ईएसआई एप्लीकेबल होता है। यानी कि अगर आपको ये देखना है कि वो एम्प्लॉय ईएसआई में कवर है या नहीं, उसके लिए आप ओवर टाइम को इंक्लूड नहीं करोगे। सपोज करो किसी की सैलरी अगर अगर किसी की सैलरी अगर 21,000 है, और उसका अगर 1,000 रुपए का वो ओवर टाइम है, अगर ओवर टाइम को मिला के वो 22,000 सैलरी हो गई, अब आप उसको आउट नहीं कर दोगे। 1,000 रुपए तो उसका ओवर टाइम का है, उसको अलग ही रखेंगे। बाकी उसकी जो मेन सैलरी जो हमने डिसाइड करी थी वो 21 ही थी, 21 के ऊपर एप्लीकेबल होगा। यानी कि आप उस 1,000 रुपए के ओवर टाइम को इंक्लूड नहीं करोगे उसकी उसकी कवरेज जानने के लिए। अगर फिर देन आप आओगे पेबल पे। अब आप पे जो उसका अमाउंट पे होगा ये आएगा, वो किस पे पे होगा। तो आपको पे करते टाइम ना उस ओवर टाइम के अमाउंट को इंक्लूड करना है। यानी कि 21 उसकी सैलरी बन रही थी, और 1,000 रुपए इसका ओवर टाइम था, तो वो पेबल जो होगा वो 22,000 के ऊपर होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि एलिजिबिलिटी चेक करेंगे फिर ग्रॉस के ऊपर, और पेमेंट कंट्रीब्यूशन जो होगा वो आप पेबल ग्रॉस पर देखोगे, पेबल जो उसका पेबल बनेगा। देन मैंने आपको यहाँ बताया था कि कैसे कैसे किसी की सैलरी डिस्क्राइब करी है, फिर उसका बताया कि इतना अमाउंट पेबल बनाया है। फिर मैंने यहाँ पे ये कमेंट डाला है, इसमें लिखा कि जो ओवर टाइम का अमाउंट होगा वो कवरेज के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बट उसको पेबल के टाइम्स को ऐड किया जाएगा जो उसकी सैलरी बनेगी। किसी को डाउट है यहाँ तक? फिर यहाँ हमने देखा था कि कंट्रीब्यूशन के पीरियड क्या होंगे। अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के पीरियड देखो, तो मैंने क्या बोला है कि अगर उसका कंट्रीब्यूशन अप्रैल से लेके सितंबर तक जा रहा है, तो जो उसका जो बेनिफिट पीरियड होगा ना वो जनवरी टू जून तक होगा। फिर अक्टूबर से मार्च का जो कंट्रीब्यूशन जाएगा उसके लिए वो जुलाई से दिसंबर तक एप्लीकेबल होगा उसके लिए। फिर मैंने यहाँ बताया था कि आपको ये क्रक्स से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ईएसआई एप्लीक अगर ग्रॉस सैलरी लेस देन 21,000 या 20,000, तो ये तो फिर आपके ऊपर ईएसआई एप्लीकेबल होगा। फिर मैंने बताया ईएसआई के जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो पेबल पे जाएगा। अब ओवर टाइम के ऊपर भी ईएसआई एप्लीकेबल होगा, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि हाउ एवर ओवर टाइम इज नॉट कंसिडर फॉर द कवरेज। अगर आपको किसी की कवरेज जाननी है तो उसमें हम ओवर टाइम के अमाउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर हमने यहाँ देखे थे बेनिफिट कैसे कैसे मिलेंगे उसको। तो मैंने यहाँ लिखा कि मैंने ये लास्ट टाइम बहुत अच्छे से वो किया था डिस्क्राइब आपको कि आपको कैसे कैसे उसके बेनिफिट का एक एग्जैक्ट अमाउंट निकालना है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि वो कितने बेनिफिट के लिए एम्प्लॉय एप्लीकेबल है, वो अलाउड कितना है उसके लिए। वो जो समझता है कि पूरी की पूरी इंजरी हुई है तो पूरा बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये पूरी शीट जो है इसमें आप पूरे एक एम्प्लॉय का वो निकाल सकते हो कि कितना उसको कवरेज मिलेगा, यानी कि कितना उसको बेनिफिट मिलेगा, आप यहाँ से वो देख सकते हो। सिकनेस बेनिफिट ये सारे जो परसेंटेज है ये प्रोविजन में डिसाइड किए गए हैं। और उसके बाद सिकनेस 70% होगा, 7 ये जो अमाउंट होगा ना, जितने दिन आप उस इंजरी या सिकनेस या मैटरनिटी डजेंट मैटर, या जो भी आपके साथ मिस हैपनिंग हो रही है, उसके लिए आप जितनी दिन की छुट्टियां करोगे उतने दिन का ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट कहाँ से मिलेगा? आपको ये सही से मिलेगा। आपको एम्प्लॉयर कुछ नहीं देगा, वो सिर्फ छुट्टियां देगा। उस छुट्टियों का फायदा आपको ये सही से मिलेगा। फिर अगर आपको कि अगर ऐसा होता है ना कि अगर आपको ईएसआई के लिए आप अगर सपोज करो कि आपका कोई ट्रीटमेंट होना है, और आपके नियर बाय 10 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई हॉस्पिटल जो ईएसआई में कवर है वो सिचुएटेड नहीं है,
तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकते हो, और वहां से जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो लेके जाओगे, और वो जो डॉक्यूमेंट है ना वो सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर से सर्टिफाइड होने चाहिए। उन डॉक्यूमेंट को लेके आप जाओगे ईएसआई, वहां पे डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद उसी उसी के ब्याह पे वो आपको क्लेम देंगे, वहां पे कैश क्लेम होता है। हाँ, अगर एक प्रोविजन ये भी था कि अगर आपने किसी की सैलरी सपोज करो 21,000 डिसाइड करी अप्रैल के महीने में, डजेंट मैटर अप्रैल के महीने में, जिस भी महीने में वो एम्प्लॉय आ रहा है, वो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वो अप्रैल में ही आ रहा है, अगर उसकी अप्रैल में ज्वाइनिंग हो रही है, तो आपने उसकी सैलरी 21,000 या 21,000 से कम डिसाइड करी, तो उसके ऊपर ईएसआई के प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए। तो जब उसके प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए ईएसआई के लिए, तो जो नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड है, तब तक आप उसको कम उसको बंद स्टॉप नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड तक काटना ही पड़ेगा उसकी सैलरी से ईएसआई, और अपनी पॉकेट से भी देना पड़ेगा, चाहे उसकी सैलरी उस पीरियड के अंदर 21,000 से बढ़कर 30,000 हो जाए, 20,000, सॉरी 20 तो नहीं, 21 से ऊपर हो जाए, 21 से ऊपर यानी कि 25 हो जाए, 26 हो जाए, 30 हो जाए, 35 हो जाए, 40 हो जाए, अगर उस कॉन्ट्रीब्यूशन के पीरियड में डजन मैटर कि उसकी सैलरी कितनी बढ़ रही है, तो आपको ईएसआई काटना ही पड़ेगा, और जितना अमाउंट आप उसको पे कर रहे हो सैलरी के रूप में उस कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड के बीच में, आपको उस पर ईएसआई देना पड़ेगा। अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो 6 महीने तक तो आप कम से कम बंद ही नहीं कर सकते ये सही। फिर नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड में आप डिसाइड करोगे कि हाँ भाई इस एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ चुकी है, तो इसको स्टॉप कर देते हैं, तो वहां पे बंद कर देते हैं सैलरी ये सही काटना। किसी को डाउट है को यहाँ तक? एक्चुअली आज की क्लास में ये वो रजिस्ट्रेशन आना था, रजिस्ट्रेशन का पार्ट कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बट साइट की इशू की वजह से वो वाला पार्ट डिले हो गया है। वो सारे के सारे मेरे पास असाइनमेंट वगैरह सब रेडी है, बस वो आपको शो करके दिखाना है, करके दिखाना है, बाकी सब रेडी है मेरे पास। किस किस तरह से डॉक्यूमेंट बनाएंगे, पीडीएफ बनाएंगे, क्या करेंगे, वो सब रेडी है, मैं सब दिखाऊंगा आपको कैसे रजिस्टर करना है आपको। तो अभी मैं एक बार कोशिश करता हूँ लॉगिन करने की, अगर लॉगिन हो जाए तो, मतलब बहुत दिक्कत बीच में आ रही थी। अंकित, ईएसआई में पेंशन का प्रोविजन नहीं आता, पेंशन का प्रोविजन आपका पीएफ के पार्ट में आता है। अगर उसमें पीएफ के पार्ट में मैं आपको उसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा कि पेंशन को कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो पीएफ होता है ना वो दो कंपोनेंट में बराबर नहीं, एक अलग अलग रेशियो में बांटा जाता है। वो 12-12% होता है, एम्प्लॉय की पॉकेट से 12 जाता है, और एम्प्लॉय की पॉकेट से 12 जाता है। बट जो एम्प्लॉयर है उसका उसका दो कंपोनेंट में बढ़ जाता है, एक ईपीएफ में और एक पेंशन में। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर पेंशन का कोई भी प्रोविजन नहीं आने वाला, ईएसआई में कोई प्रोविजन नहीं है। वो पेंशन का प्रोविजन पीएफ में आएगा, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, वो सारे एक भी पॉइंट छूटेगा कुछ नहीं। और कुछ डाउट है किसी को? पेंशन का पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीएफ के पार्ट के लिए, क्योंकि पेंशन के पॉइंट में ही बंदे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि ईपीएफ का तो सिंपल सिंपल होता है, बट पेंशन का एक प्रोविजन ही अलग होते हैं कि कितने टाइम में इसको विड्रॉ कर सकते हैं, कितना टाइम डिपॉजिट होना चाहिए, उसके लिए अलग अलग कैटेगरी होती हैं। तो अगर ये शीट चाहिए तो बता देना, मैं डलवा दूंगा इसको शीट को। इस शीट के बेस पे आप किसी भी एम्प्लॉय का कितना वो कितने मेडिकल बेनिफिट या कैश बेनिफिट के लिए अवेलेबल है, यानी कि अलाउेबल है, कितना उसको मिल सकता है, तो आप इस शीट से कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि जितने दिन छुट्टी करेगा वो उतने दिन के लिए ही एलिजिबल होगा। तो मैंने पूरी शीट अच्छे से बनाई है, यहाँ पे देखो कि पेड सैलरी क्या थी उसकी, पेड सैलरी ये थी, अटेंडेंस कितनी थी उस महीने में, फिर हमने यहाँ पर डे निकाला कि पर डे कितना पड़ रहा है उसको। यानी कि ये जो ये जो पर डे पड़ा है ना, ये पर डे जो पर डे सैलरी है, ये अलग है। एज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का पर डे अलग होगा, ये अलग होगा, ये बेसिकली ज्यादा ही होगा, बिकॉज इसमें छुट्टियां इंक्लूड है, और एम्प्लॉयर वाले पार्ट में छुट्टियां इंक्लूड नहीं होंगी, क्योंकि वो छुट्टियों के पैसे नहीं देगा। छुट्टियों के पैसे आपको, छुट्टी के जो पैसे होंगे, जो उसका फायदा होगा, जो किसी इंजरी की वजह से आपको छुट्टियां करनी पड़ रही हैं, उसका फायदा आपको ईएसआई से मिलेगा, तो वो ईएसआई का पर डे जो रेट होगा वो ज्यादा ही आएगा ऑब्वियसली। ये फिर यहाँ पे छुट्टियां कितनी करी है उसने, फिर हमने देखा था कि 20 दिन छुट्टी करी है उसने। उसको सपोज कोई इंजरी हुई है 20 दिन, अगर वो 20 दिन तक बीमार रहा है, तो अगर वो 20 दिन तक बीमार रहा है, तो उसको इतनी सैलरी का फायदा मिलेगा ईएसआई से। अगर उसकी सैलरी 20,000 है तो ये सब डिसाइड किया है इसमें कि कैसे कैसे आपको यहाँ से उसके बेनिफिट निकाल सकते हो। देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना ये सही है, जब आप रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपलोड कर देंगे,
जब सब कुछ ही पूरा रजिस्ट्रेशन के पार्ट को आप फिनिश कर देंगे, उसके बाद आपको एक लेटर आता है डिपार्टमेंट से, ये लेटर होता है वो। इस लेटर में आपका वो इंश्योरेंस कोड लिखा हुआ होता है, आपको कंफर्मेशन आती है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म कर लिया है, देखो कोड ये रहा, ये कोड लिखा होता है, इस कोड के बेस पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ईएसआई में। और यही कोड पूरे लाइफ के लिए, यही कोड चलता है फिर एक कंपनी के लिए। ये सब मैं आपको बताऊंगा कि पूरा इसको दिखाने का बेसिकली पर्पस ये है कि आपको कंफर्मेशन आ जाए कि हाँ इस तरह से प्रैक्टिकल करेंगे हम। तो मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, अभी साइट चल नहीं रही थी, इसलिए मैं आपको ये दिखा दिया, क्योंकि मैंने पहले रजिस्टर किया था। मैं उसको दिखा रहा हूँ कि आपको इस फॉर्म को बोलते हैं C11। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो कंफर्मेशन के लिए डिपार्टमेंट वहां से C11 फॉर्म इशू करता है आपको। C11 फॉर्म में आपको कोड बताता है और आपको कंफर्मेशन देता है कि आपको रजिस्टर सक्सेसफुली कर लिया गया है। देन आप इस कोड के बेस पे ईएसआई पोर्टल पर रजिस्टर कर पाओगे खुद को। ठीक है। हाँ, कि सारा का सारा प्रोसेस जो ईएसआई डजन ईएसआई पीएफ सारा का सारा ये प्रोसेस जो भी है, ये सारा का सारा ऑनलाइन ही है। आपको 1% भी डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बस बहुत क्रिटिकल केसेस होते हैं जहाँ आपको डिपार्टमेंट जाना पड़ता है कभी कभी, ऐसा है। बट ये टोटली प्रोसेस आपका ऑनलाइन है सारा, इसमें ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। बस सिंपल सा आप पोर्टल पर जाओ, डॉक्यूमेंट अपलोड करो, डिटेल डालो, अपनी एम्प्लॉय की डिटेल डालो, एम्प्लॉय की डिटेल डालो, वो सब अपलोड करो, सारा का सारा ऑनलाइन है वो। और ये तो बेसिकली अगर आप सुबह अप्लाई करेंगे तो C11 फॉर्म आपको शाम तक एक या 2 दिन में आ ही जाता है। ज्यादा ज्यादा लंबा टाइम लगता भी नहीं है इसमें। ये सारा का सारा ऑनलाइन है बिल्कुल। तो मैंने आपको C11 फॉर्म दिखा दिया। C11 फॉर्म में डिपार्टमेंट आपको कंफर्मेशन देता है कि आपको ईएसआई में रजिस्टर कर लिया गया है। देन आप अब आपके ऊपर, सपोज करो अगर अब आपने रजिस्टर करवा लिया, अगर आपके ऊपर ईएसआई के प्रोविजन, एक तो नॉर्मल सी बात है अगर कोई प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, तो जब सॉरी उसके ऊपर ईएसआई के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जब भी वो रजिस्ट्रेशन लेगा। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म एलएलपी एलएलपी नहीं सॉरी कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म या फिर पार्टनरशिप, अगर उसके उसको पता रहेगा कि मेरी फैक्ट्री या मेरी ये इस्टेब्लिशमेंट में मेरे मेरे जो एम्प्लॉय वो 10 से ज्यादा हो गए, तो मुझे ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो वो तो जब ही लेगा जब उसका रजिस्ट्रेशन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगी। बट एक कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में क्या होता है ना कि कंपनी जब आप फॉर्मेशन करते हो ना, उसके साथ ही आपको ईएसआई नंबर दे दिया जाता है उसमें। इस उसमें एक अजाइल प्रो फॉर्म होता है, उसमें आपको डिटेल वो डालनी पड़ती है डिटेल। उसके साथ ही आपको ईएसआई का जो कोड है वो इशू कर दिया जाता है। C11 फॉर्म कंपनी के फॉर्मेशन के साथ ही आ जाता है, बेसिकली कुछ टाइम लगता है बट आ जाता है उसमें। फिर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मेरी कंपनी के साथ उन्होंने ईएसआई का फॉर्म दे दिया, C11 इशू कर दिया। C11 इशू करने का मतलब ये है कि अब आपके ऊपर ना ईएसआई के प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए हैं, तो आपको हर महीने ईएसआई की रिटर्न करनी पड़ेगी और आपको कंट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा। बट एक कंपनी जब हम कंपनी फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे कोई लिमिट देखते नहीं है एम्प्लॉय की। मैं कोई सिंगल 2 बंदे भी कंपनी चला सकते हैं, इवन एक बंदा ओपीसी चला सकता है। तो अगर कंपनी के केस में हो रहा है, अगर आपको C11 फॉर्म इशू कर दिया और आपके ऊपर कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, आपकी कंपनी में 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है ही नहीं, तो आपके ऊपर तो एप्लीकेबिलिटी आनी नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, ईएसआई के पोर्टल पे जाके एक डोरमेंट स्टेटस होता है, आपको वो डोरमेंट स्टेटस ऑप्टेन करना पड़ेगा। डोरमेंट स्टेटस का मतलब ये है कि अभी मैं ईएसआई के प्रोविजन के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ। और अगर वो आपने डोरमेंट का स्टेटस अगर आपने ऑप्टेन नहीं किया, तो फिर तो आपको सारे प्रोविजन फॉलो ही करने पड़ेंगे, कंट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। फिर उससे नहीं बच सकते आप। जो डोरमेंट स्टेटस होता है ना वो आप 2 बार ले सकते हो। बट वो ध्यान रहे कि अगर आपका जो एक्सपायरी पीरियड है, यानी कि सपोज करो आपकी कंपनी अप्रैल में बनी और आपकी अप्रैल में आपका फॉर्मेशन आ गया, सब कुछ आ गया, तो आपको ना अप्रैल में ही अप्लाई करना पड़ेगा डोरमेंट स्टेटस के लिए। अगर आपने अप्रैल में अप्लाई कर दिया, डोरमेंट स्टेटस अप्लाई कर दिया, फिर वो 6 महीने तक वैलिड होता है। 6 महीने का मतलब अगर आप 6 महीने अप्रैल से अप्लाई कर रहे हो तो फिर वो जुलाई, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर सितंबर तक वैलिड रहेगा। सितंबर तक वैलिड रहेगा, तो सितंबर तक आपको वेट नहीं करना। सितंबर से पहले ही आपको दोबारा से डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई कर देना है। अगर आप 6 महीने तक भी एम्प्लॉय के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपकी कंपनी में एम्प्लॉय 11-10 से ऊपर नहीं हो रहे हैं, तो आपको दोबारा से ऑप्टेन करना पड़ेगा डोरमेंट का स्टेटस। जब तक आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है या आप उस थ्रेशोल्ड लिमिट को टच नहीं कर रहे हो, आपको डोरमेंट स्टेटस लेना ही पड़ेगा कंपनी के केस में। कंपनी हो गई, एलएलपी हो गई, ओपीसी हो गई, फाउंडेशन कंपनी, जितनी भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं या एलएलपी 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 एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, उसको लेना पड़ेगा डोरमेंट स्टेटस, जब तक वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस ना करे। देन मैं एक बार आपको कोशिश कर लेता हूँ, यस आई सी लॉगिन।
यहाँ से यहाँ हम लॉग इन करते हैं यहाँ पर। अंकित ईएसआई में वंस एप्लीकेबल, हाँ अगर कंपनी कंपनी एक बार एलिजिबल हो गई ईएसआई के लिए तो वो हमेशा ही एप्लीकेबल रहेगी, उसको हमेशा रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ऑलवेज एप्लीकेबल रहेगा, यस गुड, हमेशा ही एप्लीकेबल रहेगा वो। बट अगर एक एम्प्लॉय ईएसआई में कवर हुआ है तो एम्प्लॉय इज नॉट एप्लीकेबल ऑलवेज, वो बस एक सर्टेन पीरियड के लिए एप्लीकेबल होता है, इवन उसकी सैलरी 21 से ज्यादा है, बट कंपनी हमेशा ही लाइबल रहेगी अगर एक बार वो ईएसआई में कवर हो गई तो एप्लीकेबिलिटी एक एम्प्लॉय और एक कंपनी के लिए अलग अलग है। अगर एक बार कंपनी के ऊपर ईएसआई एप्लीकेबल हो गया तो वो हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, डजंट मैटर उसकी उसकी कंपनी में 4 एम्प्लॉय बचे हैं, 3 एम्प्लॉय बचे हैं, या 10 से 50 हो गए, या 10 से 3 हो गए, और 3 एम्प्लॉय बचे तो आप उस कंपनी को उन 3 एम्प्लॉय का भी ईएसआई काट के देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और अपनी पॉकेट से भी देना पड़ेगा। वो डॉर्मेंट स्टेटस का मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कैसे ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्राइवेट लिमिटेड का ही वो रजिस्ट्रेशन लेके आऊँ, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में ना बहुत सारे प्रोविजन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि कैसे कैसे अप्लाई करना है डॉर्मेंट स्टेटस के लिए, बिकॉज अगर आपने नहीं किया अप्लाई तो बहुत हाई पेनल्टी होती है और आपको फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा आ जाती हैं। अगर आपने डॉर्मेंट स्टेटस अप्लाई नहीं किया तो सारी पेनल्टी भरो, रिटर्न भरो, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। तो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि कैसे डॉर्मेंट स्टेटस के लिए अप्लाई करना है, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा बिल्कुल। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जाएंगे आप नीचे, यहाँ पे एम्प्लॉयर का सेक्शन है, ये इंश्योर्ड पर्सन के लिए, बेनिफिशियरी के लिए प्रोविजन है इसमें, ये सारे हम देखेंगे। ये पूरा पोर्टल का ओवरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो अभी बेसिकली हम ये नॉर्मल हम लॉगिन करके देख रहे हैं कि कैसे कैसे लॉगिन करना है। हाँ, तो यहाँ जाएंगे आप एम्प्लॉयर, यहाँ पे ये आपको दूसरे पोर्टल पे लेके जाएगा, रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। आप यहाँ जाएंगे फिर, तो एक सेकंड, ये साइड का ना इशू चल रहा है, देखो मैं ना यही प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। ठीक है, तो मैं एक बार इसका लॉगिन आईडी देख लेता हूँ कि क्या था, मुझे इसका लॉगिन करके दिखाना है आपको। बस एक सेकंड दो मेरे को आप। ये कोड हमारा 22 में कैप्चर डालेंगे आप। ये लॉगिन हो गया, ठीक है। ये हमने अपना पोर्टल लॉगिन कर लिया ईएसआई का। आपने कुछ भी नहीं छेड़ पाएंगे जब तक आप, जब आप लॉगिन कर लेंगे ना जब भी नहीं छेड़ पाएंगे, जब तक आप इसको अलाउड नहीं करेंगे। यहाँ से आपको आई एग्री करना पड़ेगा, देन आई एग्री करना पड़ेगा, देन इसको भी आई एग्री करना पड़ेगा, तब आप यहाँ से कुछ छेड़ पाएंगे। तो ये पूरा एम्प्लॉयर का सेक्शन है, यहाँ पे आप एम्प्लॉयर से रिलेटेड चीजों को देख सकते हो। इसके एम्प्लॉय की डिटेल कैसे अपडेट करनी है, यहाँ आप यहाँ देखोगे। तो अगर आपकी कोई कंपनी है, अगर आपको अपनी कंपनी में ही आपकी कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो गया है, मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, ईमेल आईडी चेंज हो गई है, तो आप इस वाले सेक्शन में आके यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे सब यूनिट, यानी कि कोई दूसरी यूनिट आपको क्रिएट, यानी कि आप एक जगह तो आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं बट आपका काम बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, आपने एक यूनिट और बना दी, तो उस वाली यूनिट को भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप यहाँ से आप सब यूनिट को ऐड कर सकते हैं। ये एक्सीडेंटल रिपोर्ट होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमें एक रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। तो उसमें एक रजिस्टर होता था, एक्सीडेंटल रजिस्टर। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन उस रजिस्टर में होंगी, यानी कि किसी एम्प्लॉय का अगर वो उसका एक्सीडेंट हो रहा है तो उस एक्सीडेंट के लिए उसमें कितनी कितनी छुट्टियां करी, कितना उसको लॉस हुआ है, वो सब रिकॉर्ड करना पड़ता है, ताकि उसको कोई ज्यादा उसके ऊपर बर्डन ना आए फाइनेंशियली, उसको ठीक से हम सपोर्ट कर सकें, इसलिए यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन करना होता है। वेजेस कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, यहाँ से आप किसी भी एम्प्लॉय का आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया अब तक, अब यहाँ से वो देख सकते हो। फिर यहाँ से अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे लॉगिन करके अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरी इंस्ट्रक्शन मिल रखी है कि आपको कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हो। ये पूरी हेल्प पूरी किट है ये। यहाँ से आप कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ से देख सकते हो कि चालान कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है, ये सब देख सकते हो आप यहाँ से। पहले लॉगिन करना है, देन आपको फिर इसमें चालान में जाना है। ये सारे के सारे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि चालान ईसीआर फाइल कैसे बनानी है, कंट्रीब्यूशन कैसे डालना है, और अपलोड कैसे करना है, चालान बना के पेमेंट कैसे करनी है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको मैं। बस मैं चाहता हूँ ना कि आपको धीरे धीरे लेके चलूँ ताकि आपके ऊपर क्लैरिटी ज्यादा है, क्योंकि पहले हम जब तक हम रजिस्ट्रेशन नहीं सीख पाएंगे ना तब तक हम आगे का प्रोसेस सीख ही नहीं पाएंगे। पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको C11 फॉर्म जो हमने देखा था वो कैसे कैसे डिपार्टमेंट से आएगा। अगर नहीं आ रहा है कोई, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है आपको फॉर्म नहीं आया, तो हम कैसे कैसे डिपार्टमेंट में क्वेरी लगाएंगे, कैसे कैसे हम वहाँ पे ग्रीवेंस डालेंगे कि हमें हमें हमने हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया बट हमें फॉर्म C11 नहीं आया, तो हम उस केस में क्या क्या कर सकते हैं वो सब बताऊंगा कि कैसे कैसे कंडीशन बनेंगी आपकी, आगे सिचुएशन कैसे कैसे क्रिएट होगी आगे जाके, ठीक है। तो ये चालान, ये यहाँ से ये सब आप कर सकते हैं। यहाँ से कोड डालेंगे आप, एम्प्लॉयर का कोड जो आपका ईएसआई कोड रहेगा वो डालेगा फिर यहाँ पर।
फिर कौन से महीने का आपको कंट्रीब्यूशन करना है वो आएगा यहाँ पर, टोटल अमाउंट कितना है इसमें। आपको एक शीट बनानी पड़ेगी, वो शीट मैं बताऊंगा कैसे कैसे बनानी है, कितना कितना उसकी सैलरी शीट, सैलरी पे कितना कितना बनेगा। यहाँ से बैंक, ये यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई जिस बैंक से आपको पेमेंट करनी है। देन आप यहाँ से सक्सेसफुली कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, आपका चालान जनरेट हो जाएगा अपने आप ही। ये पूरी किट आप, अगर मैं तो बोल रहा हूँ अगर आप ये वाली किट है ना, ये किट आप बहुत अच्छे ध्यान से देखना, आप ना मतलब कि पेमेंट का सारा प्रोसेस आप इसी से सीख जाओगे कि पेमेंट कैसे करनी है, चालान कैसे बनाना है, ये पूरी पूरी किट उसी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, देन ये तो उसका हो गया। आप एम्प्लॉयर के लिए क्या क्या चेंज कर सकते हैं और एम्प्लॉय की डिटेल आप कैसे कैसे देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ये एम्प्लॉय को ई पहचान कार्ड क्या होता है, वो एक जो कार्ड होता है ना, जिसमें एक फैमिली की पूरी फोटो लगी होती है, नॉमिनी की फोटो लगी होती है, वो कार्ड कैसे इशू करते हैं, हम वो सब देखेंगे कि कार्ड कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्म इशू करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा वो कार्ड कैसे बनाते हैं, कैसे इशू करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने मेंबर के वो जो आपके एम्प्लॉय हैं उनके मोबाइल नंबर अपडेट करने हैं, ईमेल आईडी अपडेट करनी है, और कोई कोई भी पर्टिकुलर डिटेल जो एम्प्लॉय की है, अगर आपको वो अपडेट करनी है तो आपको ये वाला सेक्शन देखना है आपको। ठीक है, देन यहाँ से यहाँ, और जो भी पेमेंट की डिटेल होंगी वो आप मंथली कंट्रीब्यूशन वाले सेक्शन में देखोगे कि मंथली कंट्रीब्यूशन क्या था क्या। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो कंट्रीब्यूशन के लिए चालान क्रिएट कितने उसके लिए है। ठीक है, अगर मैं आपको व्यू वो दिखा रहा हूँ, व्यू हिस्ट्री, आपने कितना कितना अपने पास्ट में पे किया है चलान। ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूँ मैंने 2022 में कितना पे किया है। ठीक है, मार्च में देते कितना पे किया है, तो ये मार्च में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। देन अप्रैल में मैं 21 में देखता हूँ, एक सेकेंड। हाँ देखो, अप्रैल 21 में कितना कितना कंट्रीब्यूशन किया, देखो उसकी कितने दिन के लिए कंट्रीब्यूशन किया, कितना कंट्रीब्यूशन था, ये सब चीजें मैं आपको पूरा पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीजें होती हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें बच्चे। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ये देखनी है हमें कि कैसे कैसे चालान पे करना है, कैसे कैसे उन सिचुएशन से डील करना है। जो कभी कभी क्या होता है ना कि आप तो काम ठीक कर रहे होते हो, बट कभी कभी पोर्टल की गलतियां होती हैं, तो पोर्टल की गलती की वजह से ना हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमने ठीक किया कि नहीं किया। तो हम वो सब देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशन बनेंगी आगे जाके। ये किट तो मैं अपलोड करवा दूंगा, वो तो है कि, बट ये किट ना आपको पोर्टल से ही मिल जाएगी, कोई नहीं, मैं अपलोड करवा दूंगा ये किट वाली किट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो जो किट थी पेमेंट वाली मैं अपलोड करवा दूंगा, डोंट वरी उसके बाद। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से, अगर किसी को कोई डाउट लगता है ना, इंस्टेंटली पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं आपको अभी अपना नंबर भी दे दूंगा पर्सनल, अगर आपको कोई कभी भी कोई डाउट आ रहा है तो मेरे को कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे टैब हमें आप सीखने हैं, ये सारे के सारे टैब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे डील करनी है इनसे, एक भी टैब छूटेगा नहीं इसमें से। क्योंकि ईएसआई ना बहुत वाइड टर्म है, बहुत ज्यादा वाइड है ईएसआई। ईएसआई पे करना और चालान जनरेट करना इज नॉट मतलब कि यही चीज नहीं है इसके अंदर, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा केस फंसते हैं ईएसआई के लिए। और बहुत सारे एम्प्लॉयज को पता ही नहीं होता कि ये मेरे लिए बेनिफिट है भी या नहीं, तो वो कवर लेता ही नहीं है। तो हम वो सब चीजें देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को ना हम यहीं वाइंड अप कर देते हैं, मैं आपको ओवरव्यू दिखा दिया, मैं आपको फुल ओवरव्यू और रजिस्ट्रेशन आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि अब मैं ना नेक्स्ट क्लास में आपके लिए प्रैक्टिकल वो लेके आऊँ, रजिस्ट्रेशन तो डेफिनेटली लेके ही आऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और डॉक्यूमेंट कैसे कैसे रेडी करने हैं। ठीक है, वो सब मैं लेके आऊंगा। और कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आपको कोई डाउट आता है ना तो मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट कर लिया अगर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कभी भी कॉल कर लेना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अगर कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप काम कर रहे हैं वहाँ पे और आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो मुझे कॉल कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और आपको इससे ज़्यादा कोई कोई वो चाहिए कि डिटेल चाहिए कोर्स वगैरह के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर लो, वीएमई क्लासेस पे हमारी वेबसाइट है, वीएमई क्लासेस, आप इससे विजिट कर सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ से मैं आपको एक बार वेबसाइट दिखा देता हूँ अपनी, वीएमई क्लासेस, क्लासेस, ये हमारी वेबसाइट है वीएम क्लासेस वीरा। आप यहाँ से हमारी साइट पर काफी सारे कोर्स लिस्टेड हैं, ऑडिट वगैरह के, जीएसटी वगैरह के, आरओसी जीएसटी कंप्लायंस, टीडीएस कंप्लायंस, ईएसआई पीएफ, ऑडिट के कंप्लायंस, बीसी, टैली, कोई भी डाउट आपको सब मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ये निशान सर है यहाँ पे, ये फाउंडर,
और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सारे कोर्स लिस्टेड हैं, यहाँ पे सारे कोर्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं हमारे बाकी फर्दर डिटेल के लिए। और आपको कोई अगर आपको ईएसआई पीएफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पर्सनल कॉल कर लेना, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको नंबर दे दिया अपना, ये मेरा नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन लेके आएंगे, डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि कैसे कैसे अपलोड करने हैं, कैसे कैसे रजिस्टर करना है। आपको यहाँ तक कोई डाउट लगा तो प्लीज मेरे से पूछ लो एक बार, ठीक है। तो हम बाकी फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है। तो आज इसको हम यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है, ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई डाउट तो नहीं रहा किसी को जो आज तक मैंने पढ़ाया? तो प्लीज वो जो पीछे की ना वीडियोस भी देखा करो कि पीछे हमने क्या क्या पढ़ा है, वो सब देख, वो जब तक वो सब नहीं देखोगे ना आप तो आगे का कंप्लीट बहुत कंफ्यूज होगे आगे जाके आप। क्योंकि पीछे ना बहुत बेसिक बेसिक से प्रोविजन थे जो मैंने बताए थे कि कैसे कैसे आपको अपनी एप्लीकेबिलिटी नहीं पता होगी तो आप कैसे उसके प्रोविजन को फॉलो कर लोगे। तो इसलिए पीछे की वीडियोस को देख के आया करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, सैलरी शीट देखेंगे, रजिस्ट्रेशन देखेंगे, पूरा पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है, ओके।